नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश के टैक्स मंत्रा शो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले आपको टैक्स बचाने के लिए क्या क्या काम कर लेने चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज के शो में हम दर्शकों को बताने वाले हैं, टैक्स पेयर्स को बताने वाले हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें आपको क्या क्या काम कर लेने हैं जिससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो सके। टैक्स जो आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है वो टैक्स बचा सके। तो बलवंत जी, सबसे पहले आप बताइए 3 काम क्या ऐसे जो है, जो भी सैलराइड इंडिविजुअल है या नौकरी पेशा वाला है, जो बिजनेस ओनर है, उनको 3 काम अभी जो वक्त बचा है 31 मार्च से पहले पहले कर लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सैलरीड लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने साल के बीच में नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करी है, मतलब आप 2 एम्प्लॉयर के साथ में काम किया है, तो आपके जो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी का जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उनको आप जो पुरानी वाली जो एम्प्लॉयर से जो सैलरी की और टीडीएस की जो डिटेल है वो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B में दे दीजिए, जिससे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो बराबर से टीडीएस काट देगा। इसका कारण क्या है कि हर एक एम्प्लॉयर है आपको बेसिक एग्जम्पशन का फ़ायदा देता है। तो अगर आप डिटेल नहीं देंगे तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 3 बार गिनी गई तीनों एम्प्लॉयर द्वारा, जबकि आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको सिर्फ एक बार एक ही एग्जम्पशन मिलती है, क्योंकि वो जितने भी एम्प्लॉयर है सब सोर्स की इनकम क्लब होती है। तो जब आप अगर आपने अपनी पुरानी डिटेल नहीं दी है और जब आप आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो पाएंगे कि आपको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो आपको जो बेसिक एग्जम्पशन है वो तो एक बार की ही मिलेगी और फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का भी लाइबिलिटी है। तो जिन लोगों तो सर, ने जो बहुत से लोगों की शिकायत होती है, जो जॉब चेंज करते गया टैक्स बहुत कट गया, टैक्स बहुत कट गया, सैलरी कम आई, तो इसी वजह से होती है वो। हाँ, अभी जैसे कई बार क्या होता है, जैसे सैलरी कम आई तो वो लास्ट वाले 2-3 महीने की प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे आपने ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया है और आप जो क्लेम करते हैं कि मैं इतना एटीसी का डिडक्शन लूँगा, इतना एटीडी का लूँगा, एचआरए का मेरा इतना डिडक्शन है, एलटीए का इतना है, तो आप डिक्लेरेशन तो दे देते हैं, उस हिसाब से आपका टैक्स कटता है। जब एम्प्लॉयर आपको जनवरी में मेल भेजना शुरू करता है कि आप एक्चुअल प्रूफ दीजिए, जब आपके पास प्रूफ नहीं होता है तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको डिडक्शन एक्चुअली इनिशियली कैलकुलेट करते टाइम दिया है वो विड्रॉ कर देता है। तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो बढ़ जाती है और आपका जो टीडीएस है वो बाद वाले महीने में कट जाता है। इसके लिए अगर आपने जैसे आपका एचआरए और एलटीए का अलाउंस मिलता है तो आप अपने जो प्रूफ है वो एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए वेल इन टाइम, क्योंकि अगर आप 31 मार्च को के पहले मार्च महीने में करने जाएंगे तो एम्प्लॉयर का जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। वो बोले हम लोगों ने तो सैलरी टीडीएस फ्रीज कर दिया है। तो बेटर है आप इमीडिएटली जो डिटेल्स है जिस अलाउंस और डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल है दे जनवरी में दीजिए। आप भूल गए तो आप है ना, मतलब एम्प्लॉयर को अपनी जो सारे आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं वो दे दिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। यस, हाँ, तो वो दे दीजिए। नहीं दिया, अब जैसे नहीं दिया तो जैसे एलटीए और एचआरए का अगर आपको अलाउंस मिला है और आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना भूल गए तो ऐसा, और टैक्स ज़्यादा कट गया, तो आप जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं तब आप इसको एचआरए को और एलटीए को एग्जम्पशन का क्लेम कर सकते हैं। परंतु क्या होगा उस स्थिति में कि जो एम्प्लॉयर जो आप टीडीएस का रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सैलरी की डिटेल वगैरह रहती है और जो आप आईटीआर में सैलरी टैक्सेबल बताओगे उसमें दोनों में फ़र्क आएगा, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बेवजह आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर इस झंझट से मैं नहीं फंसना है तो आप जो डॉक्यूमेंट है आपकी एलिजिबिलिटी के, डिडक्शन एग्जम्पशन के, वो एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए। हाँ सर, एलटीए में कुल डिडक्शन कितना होता है और क्या क्या प्रूफ रखने जरूरी होते हैं एलटीए क्लेम करने के लिए? एलटीए में ऐसा है कि क्वांटम फिक्स नहीं है, परंतु आपको 4 साल के ब्लॉक में
दो जर्नी का जो डिडक्शन है उसमें जो जर्नी है वो विद इन इंडिया है। अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, जैसे आप कहीं से ग्वालियर से बॉम्बे आए और बॉम्बे से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ रहे हैं, तो ग्वालियर टू बॉम्बे का जो एयर फेयर है वो क्लेम कर सकते हैं। और एयर फेयर सिर्फ फेयर ही क्लेम हो सकता है, नॉट नेसेसरीली एयर फेयर। आप ट्रेन का भी फर्स्ट क्लास एसी का क्लेम कर सकते हैं। अगर कहीं पे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप आपका टैक्सी वगैरह का भी उस डिस्टेंस का क्लेम कर सकते हैं। 4 साल में 2 बार कर सकते हैं, और ये 2 बार एक साल में भी हो सकता है, एक के बाद दूसरे साल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अल्टरनेट 4 साल में 2 बार करना 2 बार। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप उसको अगले ब्लॉक पे, 4 साल का ब्लॉक होता है, तो अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वहां क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप आपकी खुद की जर्नी, आपका स्पाउस, आपके बच्चे और आपके डिपेंडेंट पेरेंट है, उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान देने जैसी है अनुराग जी, कि एलटीए क्लेम कर रहे हैं उस समय आपका छुट्टी पे होना जरूरी है। अगर आप ऑफिस में अटेंडेंस लगा रहे हैं और आपके पेरेंट्स वगैरह को घूमने भेज रहे हैं तो आपको एलटीए का डायरेक्ट एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा, एलटीए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और अब सर 31 मार्च से पहले पहले के एक बार बैंक स्टेटमेंट को भी पूरा देख लेना चाहिए उससे। और आजकल तो सर यूपीआई के पेमेंट बहुत होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट को स्कैन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो उसके लिए तो एक रास्ता है कि आप 2 बैंक अकाउंट रखिए। एक एक्सपेंस अकाउंट रखिए जिसमें सिर्फ आप यूपीआई के पेमेंट या दूसरे जो एक्सपेंस वगैरह, तो उसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं। आप मान लोगे भाई इधर जो भी पैसा गया वो एक्सपेंस के लिए गया है। बैंक, जहाँ तक प्रश्न है कि आपको बैंक अकाउंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होते हैं, मतलब जो ईसीएस के जरिए। पहले जैसे आप होम लोन की भी किस्त भरनी है तो आपको एक साथ 12 या 24 या 36 चेक देने पड़ते थे। अभी ईसीएस मैंडेट के थ्रू आपका जैसे इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, आपके इंश्योरेंस वगैरह है, वो भी आप ईसीएस के जरिए भरते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप जो आपका डिडक्शन है, जैसे ईएलएसएस का डिडक्शन है या होम लोन का डिडक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का डिडक्शन है, तो क्लेम तो कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ईसीएस कोई कारण से रिटर्न हो गई, या कई केस में आपने जैसे चेक दे दिया आपका इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एजेंट को, इंश्योरेंस एजेंट ने चेक मिसप्लेस कर दिया, जमा कराना भूल गया, तो बैंक में तो हिट नहीं होगा, आप कंसीडर कर दिया। इसके लिए आपको बैंक के ट्रांजैक्शन से वो स्क्रूटिनाइज करना जरूरी है। और उस हिसाब से आप, अगर आपका पेमेंट वगैरह नहीं हुआ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं हुआ है तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो उसमें कर लीजिए। मतलब एक बार हल्का फुल्का पूरा बैंक स्टेटमेंट है देख लीजिए, जिससे पता चलेगा कोई डिविडेंड वगैरह की इनकम आई है या कोई और एंट्री भी आई है तो पता रहेगी। बराबर। एक आपसे मुझे सर क्लैरिटी लेनी थी। अब 31 मार्च से पहले हम जो ओल्ड टैक्स वाले हैं वो एनपीएस में भी पैसा जमा कराते हैं, बहुत से लोग पीपीएफ में भी कराते हैं, लेकिन पीपीएफ को लेकर अब लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। जो अपने बच्चों के नाम से भी पैसा जमा कराते थे, अब इन दिनों लोगों ने वहाँ पे पैसा जमा कराना बंद कर दिया है कि अब के गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कम कर दिया है। तो अगर बच्चों के नाम का अकाउंट है उस पर अभी कितना इंटरेस्ट मिलता है, और वहाँ पर भी क्या पूरा पैसा जमा कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि आज की तारीख में टैक्स फ्री इनकम के जो जरिया है वो बहुत कम है। पीपीएफ अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। और अगर आप उसको, ये 7.2 के आसपास है मेरे नॉलेज में, पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है। उसके सामने आप एफडी वगैरह में पैसा रखोगे तो वही 6.5-7% है। और जो हायर टैक्स ब्रेक में है, 30% में है, तो अगर आपको प्री टैक्स अगर आप देखेंगे तो रिटर्न सिग्निफिकेंट है। इस मेरी राय में आपको पीपीएफ में पैसा तो टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, जमा कराते रहना चाहिए। एक तो क्या होता है कि इस इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है कि आपकी सब असेट है वो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब आपका जो असेट है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो ये जो पीपीएफ वाला कंपोनेंट है वो डेट कंपोनेंट को कवर करेगा। और जैसे आप बच्चों के नाम से इकट्ठा जमा करा रहे हैं, पैसा निकल गया तब तो मालूम नहीं पड़ता है, पर बच्चा जब मेजर हो जाता है या 15 साल पूरा होने के बाद में जब पैसा आता है
तो एकदम सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है और वो बच्चों को अपना कैरियर शुरू करने में भी मदद कर सकती है। और अगर आप अपने अपने खुद के अकाउंट में जमा कराते हैं और 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करते जाते हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट की किटी इकट्ठी करने का भी ये बहुत बढ़िया जरिया है। अगर आपने पीपीएफ का अकाउंट खोला है और अगर आप जमा नहीं कराते हो हर साल में, कम से कम 500 रुपया जमा कराना जरूरी है। अगर आप जमा नहीं करा तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो नहीं सर, ये तो इंडिविजुअल की बात होगी, लेकिन बच्चे के नाम का जो अकाउंट है उस पर टैक्स की इंटरेस्ट का क्या नियम चेंज हुए हैं? इंटरेस्ट कम मिलता है? नहीं, सेम इंटरेस्ट है। पीपीएफ अकाउंट में डिफरेंशिएशन नहीं है कि भाई मेजर को ये इंटरेस्ट मिलेगा, माइनर को ये इंटरेस्ट मिलेगा। और अब पेरेंट जो है अगर क्लेम करना चाहें तो एटीसी में बच्चों के, स्पाउस के और खुद के कंट्रीब्यूशन का साल में 1.5 लाख रुपए तक एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। देखिए, तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी बलवंत जैन जी ने दी है कि आपके बच्चे का भी अगर अकाउंट है तो वहां पर भी जो ब्याज है वो नॉर्मली ब्याज मिलेगा, जो आपके अकाउंट में ब्याज आता है तो किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो बच्चे के अकाउंट में भी अगर आप पीपीएफ जमा कराना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो 1.5 लाख रुपए तक का आप राशि जमा करा सकते हैं। कराना चाहिए रादर। बिल्कुल, रेदर कराना चाहिए। अब सर एक और, अब अपने पीपीएफ की तो बात कर ली, डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर ली, लेकिन शेयर मार्केट में आजकल बहुत लोग एक्टिव है। इस बार हमने देखा है इस 8-10 महीने में वॉलीटिलिटी बहुत रही है। तो लॉस हार्वेस्टिंग 31 मार्च से पहले करनी चाहिए, और लॉस हार्वेस्टिंग के क्या नियम हैं? देखिए, लॉस हार्वेस्टिंग के पहले मैं प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की बात करता हूँ। जो सेक्शन 112A है उसके तहत जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम की यूनिट्स हैं या जो लिस्टेड शेयर्स है उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने बाद होता है, तो उस पे जो शुरू का सब मिला के, अलग अलग शेयर पे या अलग अलग स्कीम पे नहीं, सब शेयर्स और ये सब मिला के साल में 1.25 लाख रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो 0 रेट से टैक्स होता है। ये एग्जम्प्ट नहीं है, आपकी इनकम में ऐड होता है, परंतु 0 रेट से टैक्स लगता है। और इसके ऊपर जो होगा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। तो चूंकि हर एक इंडिविजुअल को, और रादर हर एक टैक्स पेयर को 1.25 लाख रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स एंड इक्विटी स्कीम 0 रेट से टैक्स होता है, तो बेच ही देने चाहिए। 1.25 लाख रुपए का तो टैक्स फ्री उतना मुनाफा टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने कोई ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया है जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में भी आप, अगर आपके पास सेम डीमेट अकाउंट है तो एक दिन बेच दो, दूसरे दिन वापस खरीद लो। अगर एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट है तो एक डीमेट अकाउंट में बेच दो और एक डीमेट अकाउंट में खरीद लो, या सेम डे कर सकते हैं। इक्विटी स्कीम में तो वो दिन का भी फर्क करने की ज़रूरत नहीं, सेम एनएवी पे आप रिडीम कर दो और सेम एनएवी पे उसी दिन आप खरीद लो। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए का जो है हर वो वापस खरीद लिया तो टैक्स का फायदा कहाँ होगा? नहीं, ऐसा है, खरीद लिया वो सेल माना जाएगा ना आपका। मतलब जैसे शेयर्स बेचा आपने और दूसरे अकाउंट में खरीद लिया तो वो सेल परचेज ट्रांजैक्शन माना जाएगा। परंतु अगर आपका एक ही डीमेट अकाउंट है और आप सेम डे परचेज सेल कर दिया तो वो डिफरेंस है, वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट और टैक्स, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट और लॉस माना जाएगा, और आपका ये पर्पज है, इसमें वो सॉल्व नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक ही डीमेट अकाउंट है तो अलग अलग दिन ये ट्रांजैक्ट करिए। मतलब ये जो शेयर का डेबिट और क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो ही आप ये क्लेम कर पाएंगे। एक ही डीमेट अलग अलग दिन? हाँ, एक डीमेट अलग अलग दिन, अलग अलग डीमेट एक ही दिन कर सकते हो। सपोज आपके पास 2 ब्रोकर के पास अकाउंट है तो एक ब्रोकर के अकाउंट में आप बेच दीजिए, उसी दिन दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में खरीद लीजिए। ओके, क्योंकि उसकी एंट्री है दोनों के डीमेट अकाउंट में आएगी। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, लेकिन ये प्रॉफिट हार्वेस्टिंग का है 1.25 लाख रुपए तक। अब लॉस हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि आपको प्रॉफिट है तो टैक्स भरना ही भरना है। अगर शॉर्ट टर्म है लिस्टेड इक्विटी पे तो 20% है, लॉन्ग टर्म है तो 1.25 लाख के बाद में 12.5% है। अब ऐसा भी हो सकता है आपने
कि आपने कुछ शेयर खरीदे हैं जो लॉस में चल रहे हैं, तो वो लॉस वाला आप पकड़ के रखोगे और जिस पे प्रॉफिट हो गया उस वो बेच के आप उस पे 12.5% टैक्स भरोगे, तो यह तो बुद्धिमानी की बात हुई नहीं। तो आप एक काम करिए, आपका जिन शेयर्स में लॉस हो रहा है उस पर लॉस बुक कर दीजिए, तो जो आपका लॉस होता है वो आपके जो प्रॉफिट हो रहा है उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। आपको लॉस देने वाले शेयर से भी अगर प्यार है, आपको लगता है नहीं अभी लॉस है बाद में ठीक हो जाएगा, बरोबर है, तो मैंने जैसे बताया वैसे वो ट्रांजैक्ट दिन कर वापस दीजिए, खरीद लीजिए। वो कर दीजिए आप। पर कम से कम जो आपका बुक में लॉस है उसको तो बुक करिए, कम से कम टैक्स तो नहीं भरना पड़े आपको। नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन सर ये एलटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, ये सेट ऑफ कैसे किया जाता है? देखिए ऐसा है, शॉर्ट टर्म जो लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के सामने एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के सामने ही एडजस्ट हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर, और जो बच गया, जो सेट ऑफ नहीं हुआ, वो आगे वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है और इसी स्टाइल में सेट ऑफ हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म दोनों के सामने, लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के सामने एडजस्ट हो सकता मतलब जो छोटा बेटा है शॉर्ट टर्म है वो दोनों से माफी मांग सकता है। है। यस यस यस। शॉर्ट टर्म लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट होगा, और लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म से। यस यस, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से नहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। ये बात हो गई सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की। लेकिन बहुत सारे लोग एफएनओ में भी पैसा कमाते हैं, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनको जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे एडजस्ट करें? वो देखिए ऐसा है कि F&O का जो ट्रांजैक्शन है वो तो चूंकि डिलीवरी में रिजल्ट नहीं होता है, पर इनकम टैक्स एक्ट में क्लियर कट प्रोविजन है कि उसको स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाएगा। मतलब इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना डिलीवरी के डिफरेंस से एडजस्ट किया जा सेट अप किया जाता है, स्क्वायर अप किया जाता है, तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन गिना जाएगा। परंतु जो F&O में जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो स्पेक्युलेटिव नहीं गिना जाएगा, तो वो आपका जो F&O का लॉस है वो आपका बिजनेस लॉस के सामने या कैपिटल गेन वगैरह के सामने एडजस्ट हो सकता है। शेयर ट्रेडिंग का जो लॉस है मैं ये मानता हूँ कि इंट्राडे है। शेयर ट्रेडिंग का अगर एक दिन सेम डे नहीं है तो वही जैसे क्या आपका कैपिटल गेन मान लो, शॉर्ट टर्म हो गया। हाँ। अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे में अगर लॉस है, और चूंकि इंट्राडे का मतलब हुआ कि आपका डिलीवरी नहीं हुआ, बिना डिलीवरी के ही सेम डे डिफरेंस आपके खाते में जमा हो गया, तो जो लॉस है वो सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के सामने ही एडजस्ट हो सकता है, दूसरा कोई इनकम के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता। और अगर उस साल स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट नहीं है, मतलब आप एक शेयर में कमाया ना दूसरे में इंट्राडे में गंवाया, तो वो एडजस्ट हो सकता है। पर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया या ओवरऑल बेसिस पे आपका इंट्राडे का लॉस है, तो इंट्राडे का लॉस आप उस साल में दूसरे और कोई इनकम के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और वो वापस फिर इंट्राडे के सामने ही जो स्पेक्युलेटिव इंट्राडे मतलब बिल्कुल अलग ही चलता है, अलग ही है। और इंट्राडे प्रॉफिट पे टैक्स कैसे लगता है आपकी इनकम वो में? बिजनेस इनकम माना जाता है, और जैसे आपका स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। बलवंत जी, अब मैं आपसे एडवांस टैक्स के बारे में भी समझना चाहूँगा। अब 31 मार्च से पहले क्या इंडिविजुअल जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस वाले हैं, उनको एडवांस टैक्स भी भरना चाहिए या उस पर भी अपनी मतलब टिक मार्क कर देना चाहिए? देखिए ऐसा अनुराग जी कि अगर आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है TDS वगैरह TCS कटने के बाद में 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है। सीनियर सिटीजन है जो बिजनेस में नहीं है, बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है, उनको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ITR भरते टाइम अपना एडवांस टैक्स भर सकते हैं। सैलरी वालों के तो नॉर्मली सैलरी जितनी होती है उसके ऊपर टैक्स कट ही जाता है, परंतु सैलरी वाले सिर्फ ऐसा है कि जॉब का काम ही नहीं करते हैं, इसके अलावा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर भी डिविडेंड की इनकम हो सकती है, म्यूचुअल फंड रिडिम्पशन पे प्रॉफिट हो सकता है, शेयर ट्रांजैक्शंस पे प्रॉफिट हो सकता है, और उस पर चूँकि TDS कटता नहीं है सिर्फ FD छोड़ के, तो अगर आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आता है तो आपको TDS भरना चाहिए। इसी तरह जो सिर्फ FD इंटरेस्ट के
भरोसे है, मतलब उस उनके गुजारा होता है, तो उस पर 10% का ही TDS लगता है। आपका जो स्लैब रेट है एप्लीकेबल वो 10% से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको उतना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। जो बिज़नेस वाले हैं, कई बिज़नेस वाले या जो कंसल्टेंट वगैरह है, उनका 10% के हिसाब से TDS कटता है। जो TDS का जो रेट है वो टैक्स का रेट नहीं है। हाँ, तो वो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बाद है में वो एडजस्ट अलग हो हो जाए। सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह देखेंगे तो, और या जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या सर, ये इनकम एनुअल आई है। इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, ये क्या कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है और इसमें किन बातों पर नज़र बना के रखनी चाहिए? आप आपका इनकम टैक्स का जो लॉगिन है वहाँ जाके आपको जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप पूरे साल में क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह किए हैं, आपके कितने कोई एफडी मैच्योर हुई है, एफडी रिन्यू की है, इसके अलावा कितना डिविडेंड आया है, कितना इंटरेस्ट आया, वो सब ट्रांजैक्शंस आते हैं। इसके अलावा आपका कितना TDS वगैरह कटा है वो भी मालूम पड़ता है। तो जैसे आपके बैंक में तो आपका जो डिविडेंड है वो नेट दिखेगा परंतु आपका जो TDS कटा है वो तो आपको 26 AS से ही दिखेगा। तो आपको एक तो डिविडेंड की इनकम है वो ग्रॉस अप करनी पड़ेगी, इसके अलावा जो TDS कटा है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि TDS को कंसीडर करने के बाद में आपकी क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो ये आप मतलब विद इन अ ईयर ऑल्सो आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, सारी डिटेल होगी वहाँ पे। अभी देखिए मैंने जैसे बताया कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे बैंक के हैं, म्यूचुअल फंड के, ब्रोकर के, वो तो साल के बाद में अपडेट होते हैं, परंतु जो TDS के, TDS इनकम वगैरह के है है, बरोबर है, तो वो अपडेट होते रहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि इनको क्वार्टरली TDS रिटर्न भरना पड़ता है। तो जो TDS कट गया है और जो इनकम आपको हुई है इस साल में, वो आप AIS डाउनलोड करके देख सकते हैं। AIS का ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये वो सब देख डिटेल सकते हैं। मतलब दिख जाएगी। सुविधा बहुत दे दी है सरकार ने, डिजिटली आप सब चीजें चेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है वो डबल एज स्वॉर्ड है। मतलब पहले लोग है ना, ये तो फायदा आप बता रहे हैं, पहले लोग है ना बहुत सारी इनकम बताते नहीं थे, अभी वो रास्ता ही नहीं है उनके पास में, क्योंकि वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि आपको अपने बारे में जितनी जानकारी नहीं है उससे ज़्यादा जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है। बिल्कुल। अब सर आखिर में आपसे मैं समझना चाहूँगा, हमने PPF की बात कर दी, NPS की बात कर दी, लॉस हार्वेस्टिंग की बात कर दी, प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की बात कर दी, अब इंश्योरेंस की बात करना चाहूँगा। 31 मार्च से पहले क्या जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है उसको भी रिव्यू करना चाहिए? वो भी बहुत से लोग होते हैं जो एजेंट्स वगैरह आते हैं कि आप 31 मार्च से पहले पॉलिसी ले लीजिए वगैरह, तो क्या इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए? एक बात मैं अनुराग जी बताऊंगा कि टैक्स बचाने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदें, बरोबर है, परंतु आपको आपकी इंश्योरेंस की जो नीड है वो असेस करनी चाहिए एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब जैसे आपका शादी हो गया है या आपका इनकम वगैरह बढ़ गया है, घर में बच्चा हो गया है, जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ गई है और आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपका जो इनकम का मल्टीपल होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप रिव्यू कर दीजिए। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है आपका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस में और जो इंश्योरेंस आपको होना चाहिए, तो आप जो बैलेंस का जो है इंश्योरेंस ले लीजिए। इसी तरह जैसे आपके बच्चा हुआ है या आपकी शादी हुई है, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके अकेले के नाम से है, तो आपको जो फैमिली को भी कवर करना चाहिए, उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और यह जो ईयर एंड के अलावा कोई दूसरा बढ़िया मौका हो नहीं सकता है मतलब ये सब मार्च रिव्यू करने के का। अंदर आपको ईयर एंड में आखिरी में रिव्यू करना चाहिए और लेना चाहिए। सर यहाँ पे बहुत से लोग, अब तो सरकार नियम बदल गए हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए अभी भी क्या इंश्योरेंस में कुछ मौके हैं या सारे मौके खत्म हो गए हैं? देखिए ऐसा है अनुराग जी कि लोग बोल रहे हैं कि सब लोग न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे, वैसा नहीं है। मतलब कई लोग हैं जिनके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम एज एन इंडिविजुअल फ़ायदेमंद है। मतलब जो बहुत बड़ी सैलरी वाले लोग हैं और जिनको HRA मिलता है, HRA बम्बई जैसी जगह में जो सिटी में रहते हैं, जो टाउन बोलते हैं अपन लोग, वहाँ रहते हैं, वहाँ तो किराया महीने का 1.5-2 लाख रुपया है, तो उनका जो HRA का डिडक्शन है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। तो उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, ओल्ड टैक्स रेजिम ही फायदेमंद है। बाकी जैसे इंश्योरेंस का आप कह रहे हैं, तो इंश्योरेंस का अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं
तो इंश्योरेंस का आपको कोई कोई फायदा फायदा नहीं है। परंतु जैसे मैंने कहा, आपको इंश्योरेंस के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदना है। आपके जो डिपेंडेंट है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, प्रेफरेबली टर्म प्लान खरीदना है। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा नहीं जाए कभी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है तो भी मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, क्योंकि अगर आप बीच में नौकरी छोड़ दिया, नया जो एम्प्लॉयर है उसके वहाँ अगर आपको बिल्कुल अपनी और आप पर्सनल हेल्थ रिटायर होने के बाद में मुश्किल हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। ऐसा कहा जाता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस तभी खरीदना चाहिए जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तब शायद मिल भी नहीं पाए। बिल्कुल जरूरत होगी तो मिल नहीं पाएगा, तो बहुत सही बात कही। तो इसी के साथ बलवंत जी आपको धन्यवाद करता हूं, आज आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को बताया कि 31 मार्च से पहले पहले आपको क्या चीज़ें करनी है, जरूर करनी है, जिससे आपका टैक्स बच सके, आप अपना टैक्स बचा सके। जिसमें बलवंत जी ने 1.25 लाख रुपए तक की प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की बात बताई, लॉस हार्वेस्टिंग की बात बताई, पीपीएफ से जुड़े हुए नियम बताए, एनपीएस से जुड़े हुए नियम बताए, और एआईएस आपको किस तरह से देखना है, एडवांस टैक्स कैसे आपको चेक करना है। तो तमाम चीज़ें आपको 31 मार्च से पहले जो करनी है वो बलवंत जी ने आज हमें बताई है। तो इसी के साथ टैक्स मंत्रा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।